हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, और ये रिफ्लेक्शन से कैसे डिफरेंट है उसको हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि जो डेजर्ट होते हैं, अगर आप किसी कैमल के ऊपर राइड कर रहे हैं तो आप दूर अगर किसी पेड़ को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पेड़ है उसकी इमेज नीचे कहीं पर बन रही है। तो आपको ऐसा फील होगा लाइक कि वहां पर कुछ पानी, क्योंकि हमको पता है कि तालाब या पानी के अंदर क्या होती है, किसी भी चीज की इमेज बनती है, तो वहां पर ऐसा इल्यूजन होगा। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते हो तो वहां पर कुछ पानी नहीं होता। इसको हम बोलते हैं मिराज। या आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब आप सड़क पर ट्रैवल करते हैं तो आपको दूर कहीं ऐसा लगेगा कि सड़क पर पानी है, लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचते हो तो वहां पर कोई पानी नहीं होता। तो ये सब क्यों हो रहा है? या फिर डायमंड जो है आपका वो चमकता है, उसकी जो ब्रिलियंस है उसके पीछे का राज क्या है? ये सारे की सारी जो चीजें आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन आप जो आज हाई स्पीड इंटरनेट का यूज कर रहे हो, 4G या 5G इंटरनेट का यूज कर रहे हो, तो इसको इसके अंदर भी जो डेटा का ट्रांसफर है वो ऑप्टिकल फाइबर, आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। एंड अगेन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर समझना जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर देखा है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अगर लाइट रे रेरर टू डेंसर मीडियम अगर ट्रेवल कर रही है, रेरर से अगर डेंसर में आएगी तो वो क्या होती है? टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होती है। और डेंसर टू रेरर जाती है तो वो क्या होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर देखते हैं कि एक लाइट रे जो आपकी कहां से जा रही है? डेंसर से रेरर। तो डेंसर से रेरर आई एंगल बनाकर जा रही है। ठीक है, इसको जाना ऐसा चाहिए था सीधा, बट चूंकि मीडियम चेंज हुआ और डेंसर से रेरर जा रही है तो ये क्या हो गई आपकी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये अब देखिए जैसे जैसे मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये कहां शिफ्ट होती जाएगी? आपकी नीचे की तरफ, बिकॉज ये एंगल क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, राइट। तो जैसे जैसे मैं इस आई को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये रे क्या होगी? शिफ्ट होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये क्या हो जाएगी? इस सरफेस से सीधी चले जाएगी, मतलब कि नॉर्मल से 90 डिग्री। एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। सो इस एंगल पर जिस पर ये 90 डिग्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईसी से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसके ऊपर आपकी रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए? 90 डिग्री टू दी सरफेस। नाउ तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट क्या होती है? रेरर टू डेंसर ट्रेवल करी। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो यहां पर रे ऑफ लाइट क्या हो गई आपकी? 90 डिग्री हो गई। अब सोचिए कि अब अगर मैं इस आई को और बढ़ाऊं, हम क्या कर रहे थे? इस आई को बढ़ा रहे थे, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे एक पॉइंट पर क्या हो गया? 90। अब देखिए अब अगर मैं इस आई को बढ़ाता हूं तो ये रे कैसे शिफ्ट हो रही थी? नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली ये रे कहां शिफ्ट होगी? नीचे की तरफ। तो मतलब कि जैसे ही मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाया तो ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्ट होने की बजाय ये क्या हो जाएगी? सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। तो ये लाइट रे यहां से गई, अगर इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या हो गई? आपकी सेम मीडियम में रिटर्न हो गई। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज लाइट रे क्या कर रही है? सेम मीडियम के अंदर एंटर कर रही है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो कर रही है। मतलब कि ये जो आई है ये इसकी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होगा? बराबर। लेकिन यहां पर जो रिफ्लेक्शन होने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है वहां पर क्या होता है? एक मिरर होता है और मिरर से लाइट रे टकराने के बाद बाउंस बैक होती है। वहां पर एक सरफेस क्या होता है? पॉलिश होता है। बट यहाँ ऐसी कोई पॉलिश नहीं है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ मीडियम की बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल नीचे वाटर है, ऊपर क्या है? आपका एयर है, तो ये बाउंड्री है, यहाँ पर कोई पॉलिश नहीं है, बट स्टिल आपकी लाइट रे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो फिनोमिना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम and angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light reflect back in the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दो कंडीशन है उसको हमको बात करना है। तो जो पहली कंडीशन होगी उसको हम लोग देखते हैं। सो देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। फर्स्ट वन इज रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। तो TIR तभी हो सकता है जब आपकी लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम के अंदर ट्रेवल करे
अगर लाइट रे डेंसर से रेरर में ट्रेवल नहीं कर रही तो TIR नहीं होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका जो आई है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से कम है या क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो TIR नहीं होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक हम लोगों ने जो सरफेस बना रखा है, एक वाटर है और ऊपर हमारे पास है एयर। तो जब लाइट रे वाटर से एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है और उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहां पर जो लाइट रे है वो क्या हो गई आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है सेम मीडियम के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी और क्या ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होना चाहिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आईसी जो है आपका क्रिटिकल एंगल, दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं। हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की। तो यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि मीडियम और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम को मैंने 1 बोला, डेंसर को 2 बोला। अब TIR कब होता है, जब आपकी लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेरर। या क्रिटिकल एंगल भी कब डिफाइंड है, जब आपकी लाइट रे कहां से कहां जाती है, डेंसर टू रेरर। तो देखिए यहाँ पर एक लाइट रे है, ये गई आई एंगल के ऊपर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, जो कि किस केस में होता है आपका क्रिटिकल एंगल के केस में। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया IC। नाउ यहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ। हमको पता है कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके बराबर होगा, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइट रे कहां से कहां जा रही है, सेकंड से 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2μ1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। नाउ जब क्रिटिकल एंगल, अगर आई की वैल्यू आपकी क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है, क्रिटिकल एंगल आई बराबर को हम क्या लिखेंगे IC, और आर को हम कितना लिख सकते हैं 90, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के ऊपर आर जो होता है आपका वो कितना होता है 90। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो देखिए यहाँ पर मैंने जो साइन आई था, आई की जगह मैंने क्या लिख दिया IC, और आर की जगह मैंने क्या लिखा 90। हमको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू जब 1 पुट करी तो ये क्या हो गया आपका 2μ1 इज इक्वल टू कितना हो गया साइन IC। नाउ ये जो 2μ1 है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1μ2। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग 2μ1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1μ2। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका हो गया अभी, डेंसर का। किसके रिस्पेक्ट में, रेरर के रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम यही करेंगे कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर का हो, किसके रिस्पेक्ट में, रेरर के रिस्पेक्ट में। तभी इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 से बड़ी होने वाली। तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पर 1 अपॉन में 1μ2 लिख दिया इसको। नाउ इस साइन IC को अपन अपॉन में लिया, या कह लीजिए कि इस पूरी टर्म का मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पर ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन IC, और ये जो था वो आपका कहां पहुंच गया ऊपर 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया इसको कॉसेक IC। नाउ ये जो 1μ2 है इसको मैं सिंपली म्यू लिख देता हूं। अगर मैं यहां पर मानूं कि आपका जो रेरर मीडियम है वो क्या है एयर, तो कोई किसी भी दूसरे मीडियम का जब हम एयर के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट को हम सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1μ2 की जगह मैंने क्या लिख दिया ओनली यहाँ पर म्यू। कॉसेक को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स। तो IC इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका कॉसेक इनवर्स म्यू। ठीक है, तो ये जो है आपका IC क्रिटिकल एंगल, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अलग अलग मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा आपका अलग अलग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना निकल कर आ रहा है। तो यहां पर हम लोगों को पहले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का 4/3। हमको पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, मतलब कि 1.33। सो आपको फाइंड करना है इसका क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल और म्यू में क्या रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन IC। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं म्यू की वैल्यू पुट करूं तो कितना होगा 4/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। इसका रेसिप्रोकल करो तो देखो साइन IC ऊपर गया और इधर का क्या हो गया आपका 3/4। नाउ इस साइन को अगर मैं उस तरफ लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/4, और साइन इनवर्स 3/4 की जो वैल्यू आती है वो होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 49 डिग्री। अगर हमने एंगल 49 डिग्री से थोड़ा सा भी बढ़ाया, वाटर के अंदर से अगर कोई लाइट रे आपकी रेरर मीडियम एयर के अंदर अगर ट्रेवल कर रही है और हमने एंगल को 49 डिग्री से थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज किया तो यहां पर लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी।
ठीक है। तो ये जो है आपका कितना है वाटर के लिए 49 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जब आपका जो मीडियम है, दो मीडियम डेंसर वाटर है और रेयर क्या आपका एयर। नाउ सेकंड अगर हम बात करें गिलास की, तो क्रिटिकल एंगल हमको गिलास का निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.5। ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग ग्लासेस के लिए, बट जनरली जब हम बात करते हैं तो कितना रहता है हम लोग 1.5। तो नाउ IC इज इक्वल टू कितना होता है कॉसेक इनवर्स म्यू। अच्छा ये दोनों एक ही चीज है, इसको ही हमने यहाँ पर सॉल्व करके ये लिखा था अभी पीछे हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पर जब मैं म्यू की वैल्यू पुट करता हूँ तो म्यू इज इक्वल टू कितना था आपका 1.5। तो IC की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी कॉसेक इनवर्स 1.5, और IC को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा आपका 41.8 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका 41.8 डिग्री से एंगल ज्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिलास के अंदर, ग्लास और एयर के इंटरफेस के लिए, वैसे ही आपकी लाइट रे क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो पहला जो एग्जांपल है वो है आपका फिश आई। देखिए आपका जो मछली होती है किसी भी पानी के अंदर या समुद्र के अंदर, तो उसको ऐसा लगता है कि जो दुनिया है वो एक कोन के समान है। हमको पता है कि दुनिया कैसी है आपकी, एक गोल है, एक स्फेयर है, बट इस मछली को ऐसा लगता है कि दुनिया जो आपका कोन के समान है। ऐसा किस वजह से होता है? ये होता है आपका TIR की वजह से। तो देखते हैं कैसे होता है। ये आपका यहाँ पर वाटर है, ऊपर क्या है आपका एयर है, ये यहाँ पर आपकी एक फिश है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिश की जो आई है वहां से क्या होगी, डिफरेंट नंबर ऑफ रेज क्या होगी यहाँ पर निकलने वाली, या कह लीजिए कि बाहर से जो रेज है वो क्या करने वाली, इसकी फिश की आई के अंदर क्या करने वाली, आपके एंटर करने वाली। तो जब ये ऊपर की तरफ देखेगी तो देखिए क्या होगा, कुछ रेज यहां से निकल रही है आपकी, ये देखिए एक रे ये गई, ये तो इसका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम था तो ये क्या होगी, बाहर चले गई, मतलब इसको बाहर की चीजें यहां से क्या होगी दिखाई देगी। फिर और अगर हम इसको वाइट करें तो देखिए जो सेकंड वाला रे का कॉम्बिनेशन है ये वाला और ये वाला, देखिए इस रे के ऊपर आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गई आपकी 90 डिग्री हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या, ये चीज भी यहां तक दिखाई दे रही है, इसके जस्ट पहले तक इसको सभी चीज दिखाई दे रही थी, और इस पॉइंट पर भी इसको क्या होगी, चीजें दिखाई देगी ऊपर की। बट जैसे ही इसका जो व्यू पॉइंट है उसको अगर हम और थोड़ा सा बढ़ा दें, इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब कि वाटर का जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है आपका 49 डिग्री। तो जैसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 49 डिग्री से बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा होगा, वैसे ही आपकी लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम मीडियम के अंदर रिटर्न होगी। तो इसको बाहर का भी कुछ नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि रेज आपकी बाहर जा ही नहीं रही है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जैसे ही एंगल आपका 49 से ज्यादा होगा इसको बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मैक्सिमम ये जो है फिश वो कहां तक देख पा रही है, ये डॉट लाइन तक। तो इसको क्या लगने वाला है, इसको लगने वाला है कि आपका जो बाहरी दुनिया है वो पूरी कैसी आपकी कोन के समान है। देखिए यहाँ पर ये जो कोन बन रहा है तो इसको क्या लगेगा कि आपका जो दुनिया है, ठीक है, वो कैसी आपकी कोन के समान है। ना यहाँ पर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं TIR का, कि जो रेगिस्तान होते हैं वहां पर हमको ऐसा क्यों फील होता है कि आगे पानी है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए डेजर्ट में क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, और इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है TIR का, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मिराज में क्या होता है, हमने रेगिस्तान के अंदर जब आप किसी ऊंट पर, किसी कैमल के ऊपर जब आप राइड करते हो, ठीक है, और आप जब नीचे की तरफ देखते हो किसी पेड़ के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको उस पेड़ की इमेज बनती हुई दिखाई देती है, और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं पानी भरा है जहां पर क्या बन रही है इस पेड़ की इमेज। लेकिन जैसे ही हम वहां पर रीच करते हैं वहां पर कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए डेजर्ट में क्या होता है कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है। तो जब सन की रेज ग्राउंड के ऊपर पड़ती है, और ग्राउंड में क्या रहती है आपकी, धूल रहती है, मिट्टी जो रहती है आपकी, तो जब वो रेत उसके ऊपर पड़ती है तो उस रेत को वो क्या कर देती है, गर्म कर देती है, सैंड को क्या करती है, गर्म करती है। तो यहाँ पर नीचे ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड के यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है आपका वो क्या होता है, कंपैरेटिवली हॉट होता है एज कंपेयर टू अपर रीजन। ये वाला जो रीजन है ये क्या होता है आपका कंपैरेटिवली हॉट होता है एज कंपेयर टू ऊपर वाली एयर, क्योंकि जो एयर उस सैंड के कांटेक्ट में वो क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे हवा क्या होती जाएगी आपकी, ठंडी होती जाएगी। तो ठंडी हवा जो होती है वो क्या होती है, डेंसर होती है, और हॉट जो होगी वो क्या होगी आपकी, रेयर होगी, क्योंकि हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। तो जब आप ऊपर से देख रहे हो तो एक्चुअल में देखिए रेस कहां से आ रही है आपकी, डेंसर से कहां पर जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो लाइट रे कैसे जा रही है आपकी, डेंसर टू रेयर। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये डेंसर से रेयर गई, ठीक है, तो ये लाइट रे आई आपकी यहां से ऐसी, ठीक है, इसको जाना ऐसा चाहिए था, पर डेंसर से रेयर गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई ये, और ऐसे करते करते ये रे क्या हो गई आपकी, सेवरल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन हुए यहाँ पर,
और अवे फ्रॉम नॉर्मल होती गई, और धीरे धीरे ये जो एंगल है, देखिए ये जो एंगल था आपका ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल ज्यादा होगा तो ये जो लाइट रे वो क्या होगी, वापस से ऊपर की तरफ मूव करने लग गई। और अभी जो रेज है वो कहां से कहां जा रही है आपकी, हॉट से कोल्ड, रेयर से डेंसर। तो नॉर्मल यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये लाइट रे जाकर कहां पर इंसिडेंट हो रही है आपकी, इस ट्री के ऊपर। लेकिन हम कहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं। तो ये रे कैसे जा रही थी हमारे लिए, ऐसी। तो हमको क्या लगेगा, ये जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ पर पीछे, तो हमको क्या लगेगा कि ये जो पेड़ है इसकी इमेज कहां बन रही है, इधर नीचे की तरफ। और इमेज अगर नीचे बन रही है, इसका मतलब क्या है कि नीचे कुछ ना कुछ है, वाटर। ये पानी जो होता है, पानी के अंदर क्या होती है आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा हमको कि यहाँ पर क्या है, वाटर है, बट एक्चुअल में जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो TIR के ऊपर बेस्ड है। चलिए ऑप्टिकल फाइबर को समझते हैं। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए डिवाइस जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिग्नल्स होता है उसका ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। हमने पढ़ा है कि अभी तक हम लोग जो सिग्नल्स का ट्रांसफर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या करंट जो होता है आपका वो क्या करता है, मूव करता है और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। बट वहां पर और लाइट में, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको पता है कि जो लाइट होती है इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लाइट की स्पीड आपकी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर कर रहे हैं और उसकी स्पीड अगर ज्यादा होगी, तो लाइट क्या होगी, उसकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आपका जो सिग्नल है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, बहुत तेजी से मूव करने वाली है। तो यहीं पर आपका रोल आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर वो डिवाइस है, जैसा कि हम लोग वायर की हेल्प से करंट को पास करवा सकते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक वायर होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता कैसा है और ये काम कैसे करता है, TIR का यहाँ पर कैसे यूज होता है। बेसिकली 3 मेजर पार्ट होते हैं आपके किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। एक होता है आपका उसका कोर जो होता है वो उसका सबसे सेंटर वाला पोर्शन होता है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.5 से लेकर 1.6 के बीच में होता है। उसके बाद आता है आपका क्लैडिंग, एक लेयर हो गई आपकी कोर की, उसके ऊपर एक लेयर होती है आपकी क्लैडिंग की। तो क्लैडिंग जो होती है आपकी वो कितनी होती है, उसका म्यू होता है आपका 1.4 से लेकर 1.5 के बीच में। दोनों ही जो होते हैं आपके, या तो वो ग्लास या फिर प्लास्टिक के बनाते हैं, जनरली ग्लास का इसको बनाया जाता है। और सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर जैकेट, या आपकी प्लास्टिक की एक जैकेट होती है, जैसा कि हमने वायर्स के अंदर देखा है कि ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो उस वायर को क्या करती है, एनवायरमेंटल डैमेज से बचाती है। वैसे यहाँ पर एक आउटर जैकेट होता है जो इसको क्या करता है, एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गए, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास 2 पार्ट है वो क्या है, कोर एंड क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब कोर क्या है, आपका डेंसर है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। और हमको पता है कि जब भी लाइट को हम किसी डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर अगर ट्रांसफर करवाएं तो यहां पर क्या हो सकता है, आपका TIR हो सकता है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो बस उसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लाइट सिग्नल को इंसिडेंट करवाएंगे। इंसिडेंट उसको इस एंगल पर करवाएंगे कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये जो लाइट रे है आपकी, ये क्या करेगी, यहाँ पर TIR होगा, मतलब ये लाइट रे यहाँ से ऐसी आई। अगर TIR नहीं होते तो लाइट रे कहां चली जाएगी, क्लैडिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर लाइट रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो ये जो लाइट रे है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फिर इस पॉइंट पर आई, अगेन इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, अगेन इस तरह से क्या होगी, जिगजैग वे में मूव करेगी, और जो लाइट हमने यहाँ से भेजी वो हमको दूसरे एंड पर यहाँ पर मिलने वाली। कुछ एडवांटेजेस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने के। पहला तो क्या, स्पीड, जैसा कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपका जो सिग्नल है वो बहुत तेजी से मूव करेगा। सेकंड, यहाँ पर लॉस बहुत कम होता है। लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हो किसकी मदद से करवा रहे हैं, रिफ्रैक्शन की मदद से, मतलब कि TIR की मदद से। जनरली जब हम मिरर से किसी चीज को रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या हो जाती है, आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है मिरर में, और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। बट चूंकि यहाँ पर कोई पॉलिश सरफेस है ही नहीं तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या होता है, लगभग 0, मतलब बहुत मिनिमम यहाँ पर लॉस होता है आपका। तो लॉस जो होगा वो सिग्नल के अंदर कम होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए जब भी आप 4G 5G नेटवर्क की बात करते हो तो जनरली आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम जरूर सुना होगा। इवन जियो का जो
जो ब्रॉडबैंड सर्विस आया उसका नाम भी उसने रखा है जियो फाइबर। तो फाइबर वर्ड का मतलब होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जो कि क्या होता है हाई स्पीड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस ऑप्टिकल फाइबर की और कहां कहां पर यूज है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए कुछ यूजेस की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है आपका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, देन उसको हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कंपेयर में लाइट की जो स्पीड है वो काफी हाई है, तो तेजी से आपका सिग्नल मूव करता है और डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है काफी इजीली होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका होता है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, जो आपका मेडिकल साइंस होता है वहां पर भी हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। उसमें से एक आता है आपका एंडोस्कोपी, जहां पर हम क्या करते हैं जो स्टमक और इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इमेजेस है उसको क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। उसके अलावा आपका होता है फोटोमेट्रिक सेंसर्स। फोटोमेट्रिक सेंसर्स के अंदर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। इसका यूज कहां पर होता है आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का जो मेजरमेंट है फ्लो का, ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर, उसके मेजरमेंट के अंदर भी आपको ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। और इसके अलावा एक होता है आपका रिफ्रैक्टोमीटर्स। तो रिफ्रैक्टोमीटर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होता है जो किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। किसी भी लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो वहां पर रिफ्रैक्टोमीटर्स हम लोग यूज करते हैं, और उन रिफ्रैक्टोमीटर्स के अंदर क्या होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो होता है आपका वो कहां पर होता है आपका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही होता है, बट इसके अदर एप्लीकेशंस भी है। ठीक है, तो काफी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक भी है, हम लोगों ने काफी ब्रीफली इसको डिस्कस किया है बिकॉज 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस किया है। तो आपकी अलग अलग चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर आता है, एक्सेप्टेंस एंगल आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर लाइक स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एंड सो ऑन। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं, और इतना आपके लिए 12th क्लास तक के लिए इतना सफिशियंट है जानना। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िएगा नेट के ऊपर। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।